देखेंगे बच्चे महमूद गवान के कार्य। महमूद गवान बहमनी राज्य का प्रमुख वजीर और उत्तम प्रशासक था। उसने बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यशाली बनाया। किसने बच्चे? महमूद गवान ने। महमूद गवा बहमनी राज्य का प्रमुख वजीर और उत्तम प्रशासक था। एक वाक्य का प्रश्न बनता है यहाँ पर, बहमनी राज्य का उत्तम प्रशासक कौन था? तो महमूद गवा। उसने बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यशाली बनाया। सैनिकों को जागीर देने के स्थान पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया। ये सब महमूद गवान के कार्य है बच्चे। सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया, भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया, बीदर में फारसी और अरबी और फारसी विद्याओं के अध्ययन हेतु मदरसा स्थापित किया। ये सब महमूद गवान के कार्य है। आपके पाठ के पीछे में प्रश्न दूसरा है, महमूद गवान के कार्य लिखो। तो ये सब महमूद गवान के कार्य मैंने सब मार्क करके रखी हूँ। आपको प्रश्न भेजूंगी, आपको उत्तर मिल जाएगा बच्चे बड़े आसानी से। महमूद गवान के पश्चात, महमूद गवान के बाद, पश्चात मतलब बाद, बहमनी सरदारों में गुटबंदी बढ़ने लगी। उसने इतने अच्छे काम किए, अब वो नहीं रहे। महमूद गवान के पश्चात बहमनी सरदारों में गुटबंदी बढ़ने लगी। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच चलने वाले संघर्ष का बहमनी राज्य पर प्रतिकूल परिणाम हुआ। विभिन्न प्रांतों के अधिकारी अधिक स्वतंत्रता के साथ रहने लगे। बहमनी राज्य का विघटन हुआ और बहमनी राज्य के वरहाड़ की इमादशाही, बीदर की बरीदशाही, बीजापुर की आदिलशाही, वराड़ की इमादशाही, बीदर की बरीदशाही, बीजापुर की आदिलशाही, अहमदनगर की निजामशाही और गोलकुंडा की कुतुबशाही, ये 5 खंड बने बहमनी राज्य में। अब हम देखेंगे मुगल सत्ता। यहाँ पर बच्चे कारण 2 है, कारण 2 है आपके पाठ के पीछे। कारण 2 है बहमनी राज्य के 5 खंड हो गए। कारण लिखो। अब यहाँ पर वो दिया हुआ है बच्चे, महमूद गवा के पश्चात बहमनी सरदारों में गुटबंदी बढ़ने लगी। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच चलने वाले संघर्ष का बहमनी राज्य पर प्रतिकूल परिणाम हुआ। यहाँ से लेकर महमूद गवा के पश्चात से लेकर गोलकुंडा की कुतुबशाही, ये 5 खंड बने। ये उसका कारण है, पहले कारण का उत्तर है बच्चे, ये कारण है। अब हम देखेंगे मुगल सत्ता। ईस्वी सन 1526 में दिल्ली की सुल्तान शाही समाप्त हुई और वहाँ मुगल सत्ता की स्थापना हुई। अब और मुगल सत्ता में हम बाबर को देखेंगे। बाबर मुगल सत्ता का संस्थापक था। प्रश्न बनता है, मुगल सत्ता का संस्थापक कौन था? क्या प्रश्न बनता है?
संस्थापक कौन था? तो बाबर मुगल सत्ता का संस्थापक था। वह मध्य एशिया में वर्तमान उज्बेकिस्तान से फरगाना राज्य का शासक था। कौन? बाबर। भारत की संपन्नता और संपत्ति का वर्णन उसने सुन रखा था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यहाँ प्रश्न बनता है बच्चे, बाबर ने, यहाँ प्रश्न बनता है, बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि भारत की संपन्नता और बाबर ने भारत की संपन्नता और संपत्ति का वर्णन सुन रखा था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। क्यों बनाई बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना? उस समय दिल्ली की इब्राहिम लोदी सुल्तान था और उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी सुल्तान था और वह राज्य प्रशासन चला रहा था। सुल्तान शाही के अंतर्गत पंजाब प्रदेश में दौलत खान लोदी प्रमुख अधिकारी था। इब्राहिम लोदी तथा दौलत खान लोदी के संबंधों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। किसने? दौलत खान ने आक्रमण आमंत्रित किया। इब्राहिम लोदी तथा दौलत खान लोदी के संबंधों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। प्रश्न बनता है, किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? तो दौलत खान ने। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बाबर ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए इब्राहिम लोदी अपनी सेना को लेकर चल पड़ा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में उसका बाबर के साथ युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ इब्राहिम लोदी अपनी सेना लेकर चल पड़ा। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत में बाबर के साथ उसका युद्ध हुआ। इस युद्ध में तो बता रहे बच्चे 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ। युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोप खाने का प्रभावी उपयोग किया। प्रश्न बनता है यहाँ पर एक वाक्य का, भारत में पहली बार तोप खाने का उपयोग किसने किया? तो भारत में सबसे पहले युद्ध में तोपखाने का उपयोग बाबर ने किया। किसके साथ युद्ध में? इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में। कहाँ पर? पानीपत स्थान है, वहाँ युद्ध हुआ। उसने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। यह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है। प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? प्रश्न बनता है, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ और कौन से सन में हुआ? इस युद्ध के बाद मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूत राजाओं को एकत्रित किया। यहाँ पर एक कारण है बच्चे पाठ के पीछे है कि राणा सांगा की सेना
मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूत राजाओं को एकत्रित किया। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच खानुआ नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर के तोपखाना और आरक्षित सेना ने प्रभावशाली कार्य किया। इस कारण राणा सांगा की सेना की हार हुई। यहाँ पर प्रश्न है, राणा सांगा की सेना की पराजय हुई, तो उत्तर है मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूत राजाओं को एकत्रित किया। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा जगह का नाम है स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर के तोपखाना और आरक्षित सेना ने इसके कारण बच्चे प्रभावशाली कार्य किया। इस कारण राणा सांगा की सेना हार गई और ईस्वी सन 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। ये पिंक वाला भी आपके इसमें आएगा बच्चे, तो इसको आप स्वयं पढ़ लेना। फिर बता रही हैं कि अकबर मुगल वंश में सबसे अधिक पराक्रमी और कार्यक्षम शासक था। प्रश्न बनता है, कार्यक्षम शासक कौन था? मुगल वंश में कार्यक्षम शासक कौन था? अकबर ने संपूर्ण भारत को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया। इस प्रयास में उनको विरोध हुआ। आज के लिए इतना ही बच्चे। महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती द्वारा अकबर के विरुद्ध किया गया संघर्ष उल्लेखनीय है। अब हम देखेंगे महाराणा प्रताप। उदय सिंह के मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने मेवाड़ के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए संघर्ष जारी रखा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाने के लिए अकबर के साथ अंत तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप अपने वीरता, धैर्य, आत्मसम्मान, त्याग आदि गुणों के कारण इतिहास में अमर रहे। तो यहाँ पर तीसरा कारण भी यहाँ पर दिया है, महाराणा प्रताप इतिहास में अमर थे। क्यों? फिर हम देखेंगे चांद बीबी। ईस्वी सन 1595 में मुगलों ने निजाम शाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया। मुगल सेना ने अहमदनगर के किले को घेर लिया। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पराक्रमी बेटी चांद बीबी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। उस समय निजाम शाही के सरदारों में फूट पैदा हुई। इस फूट का परिणाम चांद बीबी की हत्या में हुआ। कालांतर में मुगलों ने अहमदनगर का किला जीत लिया, परंतु निजाम शाही का संपूर्ण राज्य मुगलों के हाथ में नहीं आया। अब हम देखेंगे रानी दुर्गावती। विदर्भ का पूर्वी क्षेत्र, उनके उत्तर का मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वर्तमान छत्तीसगढ़ का पश्चिम क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और ओडिशा का पश्चिम क्षेत्र मोटे तौर पर गोंडवाना का विस्तार है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती, हाँ, चंदेल राजपूत के वंश में जन्मी। दुर्गावती विवाह के पश्चात गोंडवाना की रानी बनी। तो गोंडवाना की रानी दुर्गावती लिखना है आपको। हाँ, उसने उत्तम पद्धति से शासन चलाया। मध्यकालीन इतिहास में रानी दुर्गावती द्वारा मुगलों के विरुद्ध किया गया युद्ध अपना अलग महत्व रखता है। दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अकबर के साथ युद्ध करते हुए वीरगति पाई।
परंतु घुटने नहीं टेके। अकबर एक सुविज्ञ तथा सजग शासक था। इसकी धार्मिक नीति उदार तथा सहिष्णु थी। किसके? अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णु और उदार थी। वह सभी धर्मों की जनता के साथ समान व्यवहार करता था। सभी धर्मों के उदात्त तत्वों का समन्वय करके अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की। लेकिन उसने दीन-ए इलाही स्वीकार करने के लिए किसी को भी अनिवार्य नहीं किया। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चे। आगे का कल देखेंगे। गॉड ब्लेस यू बच्चे।